स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कोचिंग पर। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं हमारा प्यारा सा चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बुक मैंने इसीलिए ली है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। PDF की फॉर्म इसलिए कन्वर्ट करी है क्योंकि बुक से थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आती थी। और सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर, ये बेटा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, उसके लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ्री ग्रुप में ज्वाइन होना हो, लाइव क्लासेस होनी हो, कोई भी दिक्कत हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट, फेसबुक, टेलीग्राम सब मिल जाएगा, प्लीज़ वहाँ पे जाकर फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सबसे पहले पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। Financial management is concerned with effective acquisition and allocation of funds. In other words, financial management is concerned with flow of fund, involved decision relating to procurement of fund, investment of fund in long term and short term asset and distribution of earning to owners। यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि जो भी आपके पास पैसा आया है उससे आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म के लिए करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है, कितना किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सभी हमारा किसका पार्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। यानी कि एफिशिएंट एक्वाजिशन ऑफ फाइनेंस, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस एंड एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जहाँ से आपने पैसा लिया, जहाँ पे आपने पैसा लगाया और जिनको आपने पैसा बांटा, वो सारा का सारा एफिशिएंट होना चाहिए। अब एफिशिएंट का मतलब क्या होता है सर? एफिशिएंट का मतलब होता है मिनिमम वेस्टेज, यानी कि कम से कम वेस्ट होना चाहिए, उसको हम कहते हैं एफिशिएंट। अब यहाँ पर कुछ आपको डेफिनेशन दे रखी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अलग अलग राइटर्स द्वारा, तो आप किसी भी डेफिनेशन को देख सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हो तो उसका क्या रोल रहता है वो हम समझेंगे। ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ अ कंपनी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो भी हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटी है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। कौन कौन सी कॉमन एक्टिविटी है जो डिपेंड है, तो अब इसका रोल क्या रहेगा बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसको समझेंगे। सबसे पहला है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यानी कि आप कितना सोच रहे हो कहाँ पर इन्वेस्ट करना, ये सभी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मालूम पड़ता है। हाउ मच कैपिटल कंपनी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट, कंपनी कितना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करने की सोच रही है। सेकेंड है हमारा अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स का मतलब कि जो भी हमारे पास ऐसा पैसा है जो इजीली 1 साल के अंदर या 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें कितना पैसा कंपनी अपने पास रखने की सोच रही है। द अमाउंट ऑफ करेंट एसेट्स एंड इट डिवीजन इन कैश, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री ऑल्सो डिपेंड अपॉन फाइनेंशियल डिसीजन। जो भी हमारे फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं उसमें हम डिसाइड करते हैं कितना हम अपने पास करेंट एसेट्स के रूप में रखेंगे, कितना हम अपने पास फिक्स एसेट्स के रूप में रखेंगे। The amount of long term and short term, the amount to be raised for long term as well as for the short term depend upon the financial management organization. The firm which have policy of liquidation prefer to have more of long term finance, although with that profit will decrease as company has to pay more interest on long term debt as compared to short term debt। यानी कि कितना पैसा लंबे समय के लिए, कितना फंड लंबे समय के लिए, कितना फंड कम समय के लिए रखना है आपके पास। फिर है आपका ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट इक्विटी। ये ब्रेकअप कोई और वाला ब्रेकअप नहीं है बच्चों, गलत मत ले लेना। फर्म कैन रेज लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर एज वेल एज बाय इशू ऑफ डिबेंचर। फर्म लंबे समय के लिए जो पैसा होता है वो डेब्ट के रूप में भी और अपने ओनर फंड के रूप में भी उठा सकती है बाय इक्विटी शेयर और बाय डिबेंचर्स और अदर बोरोड फंड। ऑल आइटम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो खैर आप अच्छे से जानते हैं कि जो भी हमारी कंपनी के एक्सपेंसेस होते हैं या जो भी फायदा होता है वो कंपनी कहाँ रिकॉर्ड करती है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो अब रोल क्या है, सबसे पहला साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अमाउंट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, डेब्ट इक्विटी और प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल रहता है। अब आती है हमारी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। The main and foremost objective of financial management is to maximize the wealth of equity shareholder। जिन लोगों ने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है उनकी जो पैसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मोबिलाइज हो, बढ़े। The financial manager a company make decision for the owner, शेयर होल्डर्स ऑफ द फर्म। जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है वो हमारी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स हमारे ओनर होते हैं,
अब उन ओनर्स के बारे में सोचना ही हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है। He must take such decision which will ultimately prove gainful from the point of view of shareholder and shareholder gain only when the price of their share increase in market। ये वही डिसीजन लेते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा रहे किसका, शेयर होल्डर्स के लिए, और शेयर होल्डर्स का फायदा जब ही होता है जब उनके शेयर की कीमत बढ़ती है। सो फाइनेंशियल डिसीजन में हमारा 4 मेन चीज़ आती है। सबसे पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास सुविधा है, चाहे वो लेबर रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, फिजिकल रिसोर्सेज हो, फिक्स एसेट वगैरह हो, सबका ऐसे इस्तेमाल करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बेनिफिट हो। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, आपको अपने पास ऐसा पैसा भी रखना है जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए। और मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर, जो वादा आपने अपने क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार से कर रखा है उसी टाइम पर आप उनको पैसा दें। तो यहाँ पे दे रखा है जो हमने चारों बात करी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल डिसीजन, द फाइनेंस फंक्शन रिलेट टू 3 मेजर डिसीजन विच एवरी फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू टेक। एक उन्हें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है, फाइनेंशियल डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब है कि आपको मशीन खरीदनी है या ये गुड्स खरीदना है, इसके बारे में आप जब आप सोचते हो तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यहाँ पे जो पैसा लगाया जाएगा वो कहाँ से आएगा, ओनर्स फंड से या बोरोड फंड से, और जब आपको बेनिफिट होगा तो वो उसे कैसे कैसे बांटा जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहला है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं। वेयर टू इन्वेस्ट फिक्स एसेट, जो भी आपके पास फिक्स कैपिटल है, लंबे समय के लिए जो आप पैसा लगाना चाहते हो तो वो आपको कहाँ लगाना है। This decision relates to careful selection of assets in which funds will be invested by the firm। इसका मतलब है कि हमें ये सिलेक्ट करना है कि हमें पैसा अपना कहाँ लगाना है, कितने समय के लिए लगाना है। A firm has many options to invest their fund, but firm has to select the most appropriate investment which will bring maximum benefit for the firm। फर्म के पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं पैसे लगाने के, लेकिन फर्म को वो सिलेक्ट करना पड़ता है जिसमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। एंड डिसाइडिंग और सिलेक्टिंग मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रपोजल इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। द फर्म इन्वेस्ट इट्स फंड इन एक्वायरिंग फिक्स एसेट एज वेल एज करेंट एसेट। फंड्स जो इन्वेस्ट किए जाते हैं वो फिक्स एसेट्स के लिए भी हो सकते हैं और हमारे करेंट एसेट्स के लिए भी हो सकते हैं। व्हेन डिसीजन रिगार्डिंग फिक्स एसेट्स इज टेकन इट इज कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। जब हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई आपको फिक्स एसेट्स कहाँ लेना है, कैसे लेना है, तो उसका जो डिसीजन माना जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इंपोर्टेंस क्या है, स्कोप क्या है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। द कैपिटल बजटिंग डिसीजन इफेक्ट द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द कंपनी एज फंड इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट। जो भी आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो वो लंबे समय के लिए कर रहे हो, तो ये जो डिसीजन है वो इफेक्ट डालने वाला है आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर, फ्यूचर पर। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट और बाइंग ऑफ फिक्स एसेट इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म लंबे समय के प्रोजेक्ट पर या फिक्स एसेट को खरीदने पर, तो भाई आपको मालूम है धनिया 10 रुपये का है तो इन्वेस्टमेंट 10 रुपये का तो होगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए। और अगर आपने कोई रॉन्ग प्रपोजल सिलेक्ट कर लिया उससे आपके जो पैसा है वो बर्बाद हो सकता है। इसीलिए जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है वो बहुत कुछ फैक्टर्स को देखने के बाद, बहुत कुछ प्लान करने के बाद लिया जाता है। रिस्क इन्वॉल्व, द फिक्स कैपिटल डिसीजन इन्वॉल्व ह्यूज फंड। अब जब ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा रिस्क भी होगा, बिकॉज द रिटर्न कम्स इन लॉन्ग रन एंड कंपनी हैज़ टू बियर द रिस्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टिल द रिटर्न स्टार्ट्स कमिंग। जब भी हम ज़्यादा पैसा कहीं पर लगाते हैं तो हम तुरंत एक्सपेक्ट नहीं करते कि हाल वाला भी पैसा आ जाएगा, लंबे समय बाद पैसा आता है। तो तब तक जब तक पैसा नहीं आ रहा है तब तक हमारे जो भी खर्चे हैं वो एक तरीके से हमारा क्या है, रिस्क पे चल रहे हैं, पैसा आए नहीं आए। फिर लास्ट है हमारा इररिवर्सिबल डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन कैन नॉट बी रिवर्स और चेंज ओवरनाइट। जो भी आपने कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिया वो आप हाल फिलहाल चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इन डिसीजन में काफ़ी सारा फंड, काफ़ी सारा कॉस्ट और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। सो दिस डिसीजन मस्ट बी टेकन आफ्टर केयरफुल प्लानिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑल द इफेक्ट ऑफ दैट डिसीजन बिकॉज एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज में बी वेरी हैवी। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो
इफेक्ट करेंगे हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर या कैपिटल बजटिंग डिसीजन पर, उन पर थोड़ा ध्यान देते हैं। सबसे पहला है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। Whenever a company is investing huge fund in an investment proposal, it expects some regular amount of cash flow to meet day-to-day requirement. जब कंपनी कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रही है, वो भी लंबे समय के लिए, तो उन्हें मालूम है कि जो रिटर्न आना है वो हाल फिलहाल तो आना नहीं है, तो वो एक्सपेक्ट कर रही होगी कि डेली का जो पैसा आता है, जो कैश फ्लो है, ताकि उनके जो डे टू डे रिक्वायरमेंट है, एक्सपेंसेस है, वो मीट कर सके। The amount of cash flow an investment proposal will be able to generate must be accessed properly before investing in the proposal. इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको डेली कितना पैसा चाहिए अपने डेली रिक्वायरमेंट के लिए, उन पर ध्यान देना पहले बहुत ज़रूरी है। सेकेंड वन इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। The most important criteria to decide the investment proposal is the rate of return it will be able to bring back for the company in the form of income. आप जहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, रिटर्न में आपको कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। इफ प्रोजेक्ट ए इज ब्रिंगिंग 10% एंड प्रोजेक्ट बी इज ब्रिंगिंग 15%, तो आप कौन सा प्रेफर करोगे? बी वाला। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया अलॉन्ग विद रिटर्न, रिस्क, कैश फ्लो, देयर आर वेरियस अदर क्राइटेरिया विच हेल्प इन सिलेक्टिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। रिस्क को देखते हुए, रिटर्न को देखते हुए, कैश फ्लो को देखते हुए कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को इफेक्ट करती है। जैसे आपके पास लेबर की अवेलेबिलिटी है या नहीं, आपके पास तकनीक है या नहीं, आपके पास मशीनरी है या नहीं, आपके पास रॉ मटेरियल है या नहीं। द डिसीजन टू इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व नंबर ऑफ कैलकुलेशन रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रेट, कैश फ्लो, ये सारी चीज़ें आती हैं। There are different techniques to evaluate investment proposal which are known as capital budgeting technique. जब हम देखते हैं, evaluate करते हैं कि हमारे पास कितना ब्याज आएगा, ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है या नहीं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? कैपिटल बजटिंग टेक्निक। These techniques are applied to each proposal before selecting any proposal. तो ये तो था हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में। फाइनेंस डिसीजन का मतलब क्या होता है कि अब आपने सोच लिया कि सर हमें पैसा यहाँ लगाना है, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से? फ्रॉम विच सोर्स फाइनेंस और कैपिटल टू बी रेज्ड। आप जो पैसा लगाने की सोच रहे हो, वो पैसा आएगा कहाँ से? द सेकेंड इंपॉर्टेंट डिसीजन विच फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक इज डिसाइडिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस। अ कंपनी कैन रेज फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज बाय इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, टेकिंग लोन एडवांसेस। कंपनी अलग अलग जगह से पैसा ले सकती है, शेयर्स इशू कर सकती है, डिवेंचर्स, लोन के रूप में। डिसाइडिंग हाउ मच टू रेज फ्रॉम विच सोर्स इज कंसर्न ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। कितना पैसा कहाँ से आपको लाना है, इसी को हम फाइनेंसिंग डिसीजन कहते हैं। बेसिकली हमारे दो फंड होते हैं, ऑनर फंड और बोरोड फंड। हमारा खुद का पैसा आपका ऑनर फंड में है और जो आपने उधार लिया है वो हमारे बोरोड फंड होता है। तो आपका शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, ये हमारे ऑनर फंड का हिस्सा है। डिवेंचर, लोन, बॉन्ड, ये हमारा बोरोड फंड का हिस्सा है। द मेन कंसर्न ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज टू डिसाइड हाउ मच टू रेज फ्रॉम ओनर्स फंड एंड हाउ मच टू रेज फ्रॉम बोरोड फंड। जो मेन बात आती है वो ये आती है कि कितना पैसा आपको ओनर्स फंड से लेना है और कितना पैसा आपको बोरोड फंड से लेना है। While taking this decision, the finance manager compares the advantage and disadvantage of different source of finance. कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो फाइनेंस मैनेजर है वो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों ही डिसाइड कर लेता है। द बोरोड फंड हैव टू बी पेड बैक एंड इन्वॉल्व सम डिग्री ऑफ रिस्क, whereas in honor fund there is no fixed commitment of repayment and there is no risk involved. बोरोड फंड जो पैसा आपने लिया है वो पैसा आपको वापस करना पड़ेगा और उसमें कुछ रिस्क भी रहता है, लेकिन ऑनर फंड में आपने किसी से कोई कमिटमेंट नहीं करा है और उसमें कोई आपको रिस्क नहीं है। बट फाइनेंस मैनेजर प्रेफर ए मिक्स ऑफ बोथ का है, लेकिन फाइनेंस मैनेजर होता है वो प्रेफर करता है कि दोनों का मिक्सचर हो, बोरोड फंड भी हो और ऑनर फंड भी हो। अंडर फाइनेंसिंग डिसीजन फाइनेंस मैनेजर फिक्स अ रेशियो ऑफ ऑनर फंड एंड बोरोड फंड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। तो फाइनेंशियल डिसीजन में फाइनेंस मैनेजर क्या करता है, एक रेशियो बना देता है ऑनर फंड का और बोरोड फंड का। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन, जो फाइनेंसिंग डिसीजन होता है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज डिफरेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजर ऑलवेज प्रेफर द सोर्स विद मिनिमम कॉस्ट। आप बोरोड फंड पर पैसा लगा रहे हैं और आप ऑनर फंड को लाने में भी पैसा लगा रहे हैं, दोनों में आपको ये देखना होता है कि आपका कितना खर्चा हो रहा है। रिस्क, मोर रिस्क इज एसोसिएटेड विद बोरोड फंड। आपको मालूम है कि ज्यादा से ज्यादा रिस्क रहेगा वो बोरोड फंड में रहेगा एज कंपेयर टू ऑनर फंड।
फाइनेंस मैनेजर कंपेयर करता है कि किस में कितना कॉस्ट आ रहा है और किस में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। कैश फ्लो पोजीशन, द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी ऑल्सो हेल्प इन सिलेक्टिंग द सिक्योरिटी विद स्मूथ एंड स्टडी कैश फ्लो। कंपनी कैन इजीली अफोर्ड बोरोड फंड। अगर कंपनी का जो कैश फ्लो पोजीशन है, कंपनी के पास कैश आ रहा है, अच्छे तरीके से आता है, तो कंपनी बोरोड फंड इजीली ले सकती है। लेकिन जब कंपनी के पास शॉर्टेज है कैश फ्लो का, तो वो हमेशा ओनर्स फंड पर ही ध्यान देगी। कंट्रोल कंसीडरेशन, इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वांट टू रिटेन द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ बिजनेस देन दे प्रेफर बोरोड फंड। जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो ये चाहते हैं कि अपना पूरा कंट्रोल रखेंगे बिजनेस में, तो वो प्रेफर करेंगे बोरोड फंड। ऑन द अदर एंड अगर इसका उल्टा होगा, उन्होंने सोच रखा है कि वो अपना कंट्रोल लूज करना चाह रहे हैं, तो वो प्रेफर करेंगे ओनर फंड। फ्लोटेशन कॉस्ट, जो बीच का खर्चा आता है, दलाली की कॉस्ट जिसे कहते हैं, इट रेफर्स टू कॉस्ट इन्वॉल्व इन इशूइंग ऑफ सिक्योरिटी, जैसे ब्रोकर्स कमीशन, अंडरराइटर फीस, एक्सपेंसेस ऑन प्रोस्पेक्टस। फर्म प्रेफर सिक्योरिटी विच इन्वॉल्व लीस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट। फर्म ऐसा खर्चा इन्वॉल्व करना चाहती है जिसमें कम से कम फ्लोटेशन कॉस्ट खर्च हो। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, if a company is having high fixed operating cost then they must prefer owner fund। अगर कंपनी की जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा है, हाई है, तो कंपनी प्रेफर करती है ओनर फंड, क्योंकि उसकी जो हाई फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट है। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है, द कंपनी may not be able to pay interest on debt security which can cause serious trouble for company। और लास्ट है state of capital market, the condition in capital market also help in deciding the type of security to be raised। जो मार्केट की कंडीशन होती है स्पेशली कैपिटल मार्केट की, वो भी डिसाइड करवाती है कि भाई आपको कैपिटल रेज कैसे करना है। जैसे ड्यूरिंग बूम पीरियड इट इज इजी टू सेल इक्विटी शेयर एज पीपल आर रेडी टू टेक द रिस्क, लेकिन जब डिप्रेशन का समय है उस समय ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होगी और डेब्ट सिक्योरिटी होगी, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो आपके फाइनेंशियल डिसीजन को और इससे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इफेक्ट कर रहे थे। तीसरा और लास्ट डिसीजन होता है आपका डिविडेंड डिसीजन, यानी कि एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट हुआ, आपके पास पैसा आया, आपको कितना पैसा किसे देना है, इसके बारे में डिसीजन लेना हमारा डिविडेंड डिसीजन कहलाता है। दिस डिसीजन इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड। आपके पास ज़्यादा पैसा आया और आपको कितना पैसा कहाँ देना है, किसको देना है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस पार्टी, जैसे क्रेडिटर्स को देना है, एम्प्लॉयज़ को देना है, डिबेंचर होल्डर को देना है, शेयर होल्डर को देना है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर, एक फिक्स लायबिलिटी है, तो देना पड़ेगा। सो व्हाट कंपनी और फाइनेंस मैनेजर हैज टू डिसाइड इज व्हाट, जो हमारे पास पैसा रह गया है उसे कितना किसको देना है, और सारा प्रॉफिट बांटने के बाद जो पैसा इनके पास बचेगा उसको हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे? अर्निंग, dividend are paid out of current and previous year earning. If there are more earning then company declare high rate of dividend, whereas during low earning period the rate of dividend is also low। जो डिविडेंड दिया जाता है वो कंपनी का करंट ईयर का प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट के हिसाब से दिया जाता है। अगर कंपनी के पास अर्निंग अच्छी खासी है तो डिविडेंड वो ज़्यादा डिक्लेयर करेगी, और अगर कंपनी के पास अर्निंग कम है तो वो डिविडेंड कम देगी। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, कंपनीज हैविंग स्टेबल और स्मूथ अर्निंग प्रेफर टू गिव हाई रेट ऑफ डिविडेंड। अगर कंपनी स्टेबल है, उसके पास जो अर्निंग है वो आती रहेगी इजीली, तो वो हाई रेट ऑफ डिविडेंड देगी, और नहीं आएगी तो वो लो रेट ऑफ डिविडेंड देगी। कैश फ्लो पोजीशन, पेइंग डिविडेंड मींस आउटफ्लो ऑफ कैश। अगर हम किसी को डिविडेंड देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास से पैसा जा रहा है। कंपनी डिक्लेयर हाई रेट ऑफ डिविडेंड ओनली जब उसके पास ज़्यादा पैसा है, जब उसके पास कैश फ्लो की पोजीशन अच्छी है। अगर कैश फ्लो की पोजीशन शॉर्टेज है तो कंपनी जो डिक्लेयर करेगी डिविडेंड वो काफ़ी कम करेगी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इफ अ कंपनी हैज ए नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान देन इट शुड री इन्वेस्ट द अर्निंग ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के पास काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट करने के प्लान है तो कंपनी क्या करेगी, उन्हें री इन्वेस्ट करेगी। एज टू इन्वेस्ट इन प्रोडक्ट, कंपनी हैज टू ऑप्शन, वन टू रेज एडिशनल कैपिटल और इन्वेस्ट इज रिटेन अर्निंग। जब कंपनी इन्वेस्ट करने की सोच रही है तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो एडिशनल कैपिटल रेज करेगी और पैसा मार्केट से लाएगी, या वो रिटेन अर्निंग का इस्तेमाल करेगी। जब वो रिटेन अर्निंग का इस्तेमाल करेगी तो उसका क्या होगा कि वो फ्लोटेशन कॉस्ट और किसी भी लीगल फॉर्मेलिटी में इन्वॉल्व होना नहीं चाह रही, ठीक है ना। फिर है आपका स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, सम कंपनी फॉलो अ स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी एट इट हैज अ बेटर इम्पैक्ट ऑन शेयर होल्डर एंड इम्प्रूव द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। कुछ कंपनी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को फॉलो करती हैं जो सीधा इम्पैक्ट डालती हैं शेयर होल्डर्स पर और कंपनी की रेपुटेशन पर। द स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी सेटिस्फाई द इन्वेस्टर, इवन बिग कंपनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रेफर टू इन्वेस्ट इन कंपनी विद रेगुलर स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। यानी कि आपको टाइम टू टाइम रेगुलर एक डिविडेंड मिलता रहे,
preference of shareholders. If a company is having large number of retired and middle class shareholder, then it will declare more dividend. और अगर ऐसा उल्टा होगा तो वो कम डिविडेंड कराएगी। फिर है कंपनी की टैक्सेशन पॉलिसी। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ डिविडेंड। जो रेट है डिविडेंड का वो भी डिपेंड करता है कि हमारा जो गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी है वो क्या है। Under present taxation system, dividend income is tax-free income for shareholders, whereas company has to pay tax on dividend given to shareholder. Present taxation system के हिसाब से जो dividend income है वो tax free income है शेयर होल्डर्स के लिए, लेकिन कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा डिविडेंड पर जो शेयर होल्डर्स को उन्होंने दिया है। तो इफ टैक्स रेट इज हायर तो कंपनी डिविडेंड क्या करेगी, कम करेगी, और टैक्स रेट कम है तो डिविडेंड ज्यादा करेगी। Access to capital market consideration. If capital market can easily be accessed or approached and there is enough demand for security of the company, then company ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देगी, और अगर डिमांड नहीं है तो कंपनी कम से कम डिविडेंड देगी। लीगल रिस्ट्रिक्शन। कंपनीज एक्ट हैज़ गिवन सर्टेन प्रोविजन रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है डिविडेंड को पेमेंट के लिए। अपार्ट फ्रॉम द कंपनी एक्ट देयर आर सर्टेन इंटरनल प्रोविजन ऑफ द कंपनी दैट इज वेदर द कंपनी हैज इनफ कैश फ्लो टू पे डिविडेंड। उनके हिसाब से भी कंपनी के पास कुछ अलग अपने प्रोविजन है कि कंपनी के पास अगर अपने पास अच्छा खासा पैसा है वो डिविडेंड दे सकती है। द पेमेंट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट इफेक्ट द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी। कंपनी अगर डिविडेंड का पेमेंट करती है तो उससे कंपनी की लिक्विडिटी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब उसके पास पैसा अवेलेबल होना चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्टेंट, इसका मतलब क्या है? व्हेन कंपनी टेक लॉन्ग टर्म लोन देन फाइनेंशियर में पुट सम रिस्ट्रिक्शन और कॉन्स्टेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। जब कंपनी ने लंबे समय के लिए लोन ले रखा है और जिससे लोन ले रखा है तो वो जो होते हैं वो कुछ रिस्ट्रिक्शन डालते हैं कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मत दो, एंड कंपनी हैव टू अबाइड बाय दिस कॉन्स्टेंट। कंपनी को ये चीज़ माननी पड़ती है। Stock market reaction. The declaration of dividend has impact on stock market as increase in dividend is take a good news in the stock market and price of security rise. जब भी आप डिविडेंड का डिक्लेरेशन करते हैं तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जाता है हमारा स्टॉक मार्केट पे। अगर आपने डिविडेंड बढ़ा दी है तो ये अच्छी न्यूज़ है एक तरीके से, और स्टॉक मार्केट में आपके जो गुड्स जो शेयर है उसका प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने डिविडेंड की प्राइस घटा दी तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और आपके जो शेयर की प्राइस वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ डिविडेंड पॉलिसी इन द इक्विटी शेयर प्राइस ऑल्सो इफेक्ट डिविडेंड डिसीजन। तो ये हमारे 3 डिसीजन की बात हुई। कौन कौन से? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। शॉर्ट फॉर्म में यहाँ समझाया भी है कि कोई नई ब्रांच ओपन करना, फिक्स एसेट खरीदना, प्लांट मशीन खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, ये हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। कहाँ से पैसा आएगा? लोन से आएगा, शेयर से आएगा, रेशियो क्या रहेगा वो हमारा फाइनेंशियल, और किसको कितना पैसा देना है वो हमारा डिविडेंड डिसीजन। इन सभी डिसीजन के बाद हमारा आता है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है इसमें हम डिसाइड करते हैं एडवांस में कहाँ स्पेंड करना है, कहाँ क्या स्पेंड करना है, कितना खर्चा करना है। अदर वर्ड्स में बात करी जाए, डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड बाय एन एंटरप्राइज टू कैरी आउट इट ऑपरेशन स्मूथली। कितना पैसा कंपनी को ज़रूरत है अपने बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड, कंपनी जो पैसा लाएगी वो कहाँ से लाएगी, ओनर फंड से या बॉरोड फंड से। डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबल पॉलिसी फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड, कंपनी के पास जो पैसा आएगा उसे कहाँ लगाया जाए जिससे उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। द फाइनेंशियल प्लानिंग बिगिन विद डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट, कंपनी के पास टोटल कैपिटल कितनी है। फॉर दिस फाइनेंस मैनेजर डू द सेल्स फॉरकास्ट, वो ये देखता है कि फ्यूचर में हमारी कितनी सेल हो सकती है। इफ द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अपीयर टू बी ब्राइट एंड एक्सपेक्ट इंक्रीज सेल देन फर्म नीड टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर लगता है कि फ्यूचर में जो उसने सोचा है उसी के हिसाब से सेल और बढ़ेगी तो फर्म को प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, विच मीन्स मोर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फंड। जिसका मतलब है लॉन्ग टर्म फंड की ज़्यादा आवश्यकता है। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सेल बढ़ेगी तो हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो भी हाई रहेगी। After estimating the requirement of fund, the next step of financial planning is deciding how to raise this finance। कैसे फाइनेंस को रेज करना है, इंटरनल सोर्सेज या एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज हमारी कौन कौन सी होती है? शेयर्स होते हैं हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, डिबेंचर्स हैं, लोन है। कहाँ से पैसा आएगा ये डिसाइड करना। और फाइनेंशियल प्लानिंग इज ब्रॉडर इन स्कोप एज इट डज नॉट एंड बाय रेजिंग एस्टिमेटेड फाइनेंस। जो फाइनेंशियल प्लानिंग का ये जो टॉपिक है, वर्ड है, वो अपने आप में काफ़ी बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको फाइनेंस रेज करना है, इसका मतलब आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी इसमें है, फाइनेंशियल डिसीजन भी इसमें है और डिविडेंड डिसीजन भी इसमें है।
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, क्यों कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग? सबसे पहला टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड व्हेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड, जब भी आपको पास पैसे की जरूरत हो, लॉन्ग टर्म एसेट की जरूरत हो, करंट एसेट की जरूरत हो, लिक्विड एसेट की जरूरत हो, आपके पास वो पैसा होना चाहिए, इसलिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं। टू सी दैट फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरी, फर्म के पास जो भी रिसोर्सेज है, मशीन है, पैसा है, फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है, वो कहीं भी अननेसेसरी यानी जहाँ पे उसकी आवश्यकता नहीं है वहाँ पे रेज ना कर दे। इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की? मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर, फर्म फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखना चाहती है, अच्छी कंडीशन पे कैसे पहुँचाना चाहती है, उससे हम फाइनेंशियल प्लानिंग की मदद लेते हैं। हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेज बाय प्रिपेयरिंग ब्लूप्रिंट टू फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन, अगर आपको ये प्रॉब्लम आएगी तो आप कैसे टैकल करोगे, ये परेशानी आएगी तो कैसे टैकल करोगे, इसके लिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शन, जो भी हमारे फंक्शन होते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन, सेल्स फंक्शन, परचेज फंक्शन, वो क्लियर रहते हैं। फाइनेंस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन रहता है ताकि हमारे पास कोई भी पैसा वेस्ट ना हो। अभी हम कहाँ पर हैं और फ्यूचर में हम कहाँ पर अपने आप को देखना चाह रहे हैं, उसके लिए एक लिंक होता है, लिंक करता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन में और फाइनेंसिंग डिसीजन में कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ से पैसा आएगा, और मेक्स एवोल्यूशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अर्लियर, यानी कि बाय स्पेलिंग आउट डिटेल ऑब्जेक्टिव फॉर वेरियस बिजनेस सेगमेंट इट मे द एवोल्यूशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, अभी आप क्या करना चाहते हो या क्या होगा उसके बारे में आपको पहले से एक तरीके से अंदाजा लग जाता है। फिर आता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि कितना प्रतिशत आप डेप्ट का रखोगे यानी कर्जा, और कितना परसेंट आपका इक्विटी रहेगा, जिसका एक रेशियो होता है कैपिटल स्ट्रक्चर इक्वल टू डेप्ट अपॉन इक्विटी। अदर वर्ड्स में देखा जाए तो कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है कंपनी के पास कितना ऐसा पैसा है जो उसने उधार लिया हुआ और कितना ऐसा पैसा है जो उसका खुद का है। व्हाट काइंड ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट फॉर फर्म इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन, कैपिटल स्ट्रक्चर का किस तरीके को रखा जाए वो काफी डिफिकल्ट है डिफाइन करना। कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच विच इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर और मैक्सिमाइजेस द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो हमारे इक्विटी शेयर्स की वैल्यू है वो बढ़ाए और जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनकी वेल्थ के बारे में भी मैक्सिमाइज करे। डेब्ट एंड इक्विटी डिफर इन कॉस्ट एंड रिस्क, जो डेब्ट है और इक्विटी है दोनों की कॉस्ट अलग रहती है, रिस्क अलग है। एज डेब्ट इन्वॉल्व लेस कॉस्ट बट इट इज वेरी रिस्क सिक्योरिटी, डेब्ट में कॉस्ट कम खर्च होगी लेकिन रिस्क काफी ज्यादा रहता है, वेयर एज इक्विटी एक एक्सपेंसिव सिक्योरिटी है बट दीज आर सेफ सिक्योरिटी। तो डेब्ट इज रिस्की बिकॉज पेमेंट ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट ऑन डेब्ट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, अगर आपने कर्जा लिया है तो आपको ब्याज तो देनी पड़ेगी, एक लीगल ऑब्लिगेशन है। इन केस दे फेल टू पे डेब्ट सिक्योरिटी होल्डर कैन क्लेम ओवर द एसेट ऑफ द कंपनी, अगर आप उनके पैसे देने पर चूक गए तो वो आपकी एसेट्स पर क्लेम कर सकती है। Equity security are safe security from company point of view as company has no legal obligation to pay dividend equity shareholder if it is running losses, but these are expensive security। इक्विटी सिक्योरिटी आपकी सेफ सिक्योरिटी होती है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन पे नहीं करना, कोई भी डिविडेंड नहीं देना, और अगर आप लॉस में भी चल रहे हो लेकिन ये एक एक्सपेंसिव सिक्योरिटी है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस इफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क। अ बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर इज द वन व्हिच रिजल्ट इन मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर और व्हिच ब्रिंग राइज इन द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ पर दे रखा है फाइनेंशियल लेवरेज, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फाइनेंशियल लेवरेज का भी मतलब वही है जो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है, यानी कि रेफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ डेब्ट इन द ओवरऑल कैपिटल। यहाँ डी फॉर डॉग नहीं, डी फॉर डेब्ट है और ई फॉर इक्विटी। With debt fund, company funds are earning increase because debt is a cheaper source of finance, but ये बहुत रिस्की रहते हैं। ज़्यादा डेप्टल होगा, ज़्यादा डेप्ट होगा कैपिटल स्ट्रक्चर में, और ज़्यादा डेप्ट होगा तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देनी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ आपके पास सिचुएशन है, देखो कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो टोटल 50 लाख है और इक्विटी कैपिटल पूरी 50 लाख की है। तो जब इक्विटी 50 लाख है तो डेप्ट कुछ नहीं है, डेप्ट कुछ नहीं है तो आपको कोई भी ब्याज नहीं देनी, टैक्स रेट आपका 30% है और ईबीआईटी रहा आपका 7 लाख। दूसरी सिचुएशन है 50 लाख टोटल कैपिटल है, 40 लाख आपकी इक्विटी है, तो डेप्ट कितना हुआ 10 लाख, टैक्स भी लगेगा और डेप्ट पर ब्याज भी देनी पड़ेगी। तो देखो इनका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ये तीसरी सिचुएशन है, देखो अलग अलग, पहली पे हमारी ईबीआईटी सेम है, दूसरी पर भी ईबीआईटी सेम है और तीसरी पर भी ईबीआईटी सेम है। दूसरी सिचुएशन पर हमें 10% टैक्स देना है और तीसरी सिचुएशन पे हमें भी 10% देना है, लेकिन कर्जा कितना ले रखा है, दूसरी सिचुएशन में 10 लाख का कर्जा है और तीसरी पे है 20 लाख का। तो सेकंड सिचुएशन पे 10% लगेगा 10 लाख का और 20 लाख का 10%, तो 7 लाख में से 1 लाख माइनस करें तो यहाँ पे 6 लाख बचा और यहाँ पे 5 लाख बचा। यहाँ ईबीटी सेम रहा क्योंकि कोई भी डेप्ट नहीं था।
अब टैक्स था 30%, तो तीनों पर 30% निकाल लिए। 7 लाख का 30% 2,10,000, 6 लाख का 30% 1,80,000 और 5 लाख का 30% 1.5 लाख। अब हमारे पास आया अर्निंग आफ्टर टैक्स 4,90,000 पहली सिचुएशन से, 4,20,000 दूसरी सिचुएशन पे और 3,50,000 तीसरी सिचुएशन पे। अब अगर हमें निकालेंगे अर्निंग पर शेयर, तो जो हमारा निकाला था अर्निंग आफ्टर टैक्स उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो 4,90,000 को 5 लाख से डिवाइड किया, फिर 4,20,000 को 4 लाख से और 3,50,000 को 3 लाख से। तो यह आया हमारा 0.98, 1.05 और 1.16। तो यहाँ पर दे रखा है इफ वी कंपेयर द अबव टेबल वी कैन सी दैट इन सिचुएशन थर्ड इक्विटी शेयर होल्डर गेट मैक्सिमम रिटर्न फॉलो बाय सिचुएशन सेकंड। अगर आप देख रहे हो तो इक्विटी शेयर की अर्निंग यहाँ पर ज़्यादा हो रही है, फिर यहाँ पर ज़्यादा हो रही है, फिर इस पर कम हो रही है। यानी कि जितना ज़्यादा डेप्ट होगा चीपर डेप्ट होगा और कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर उनको बेनिफिट ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे दे रखा है कि बट दिस स्टेटमेंट होल्ड ट्रू ओनली टिल ऑफ अर्निंग ऑफ कैपिटल। अगर आपको अर्निंग होगी तभी होगा। तो यहाँ पर आपको दे रखा है EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमारा 14% आया। तो क्या कहा जा रहा है, इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट देन इक्विटी शेयर होल्डर लूज बाय इंक्लूडिंग मोर डेट। अगर आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कम है किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या होगा, वो घाटा में जाएंगे भले ही आपका डेट हो ना हो। इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए एज कंपेरिजन टू इंटरेस्ट। फिर आपको ये दूसरे केसेस दे रखे हैं न्यूमेरिकल के। अब सेम यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। सबसे पहला है कैश फ्लो पोजीशन। द डिसीजन रिलेटेड टू कंपोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑल्सो डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू जनरेट कैश फ्लो। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है, कैश फ्लो की कंडीशन अच्छी है तो आप डेब्ट को प्रेफर करोगे, और कैश फ्लो की कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप इक्विटी को प्रेफर करोगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ टाइम कंपनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यानी कितना पैसा कंपनी अर्न कर रही है इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले। तो हाई ICR मीन्स कंपनी कैन हैव मोर ऑफ बोरोड फंड, वेयर एज लोअर ICR मीन्स कंपनी कैन लेस बोरोड फंड। ICR ज़्यादा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ज़्यादा है, तो कंपनी क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बोरोड फंड लेगी, और ICR कम है तो कम से कम बोरोड फंड लेगी। Debt service coverage ratio, it is one step ahead ICR. ICR cover the obligation to pay back interest on debt, but DSCR take care of return of interest as well as principal। यानी कि ICR में हम सिर्फ इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन DSCR में आपको ब्याज भी देनी पड़ती है और जो अमाउंट लिया है वो भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे दे रखा है DSCR कैसे कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना था प्लस आपका डेप्रीशिएशन, इंटरेस्ट, कोई ऐसे खर्चे तो नॉन कैश है, डिवाइड कर देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड जो आपने दिया, ब्याज एंड रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। इफ DSCR इज हाई देन कंपनी हैव मोर डेब्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर एज हाई DSCR इंडिकेट बेटर एबिलिटी ऑफ कंपनी टू रीपे इट्स डेब्ट। अगर कंपनी का DSCR हाई है तो कंपनी के पास ज़्यादा से ज़्यादा डेब्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर में, मतलब कि डेब्ट का फॉलो ज़्यादा है। इसका मतलब है कंपनी को जो डेब्ट रीपे करना है वो अच्छे से कर सकता है, लेकिन अगर लेस है तो कंपनी को डेब्ट अवॉइड करने पड़ेंगे, वो डिपेंड करेगी इक्विटी पर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अनदर क्रूशियल फैक्टर विच हेल्प इन डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, देन कंपनी मस्ट प्रेफर डेब्ट। अगर ROI आपका ज़्यादा है इंटरेस्ट से, यानी जो ब्याज आपको देनी पड़ रही है डेब्ट पर उससे ज़्यादा ROI है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डेब्ट ले सकते हो, लेकिन अगर कम है तो आपको डेब्ट को अवॉइड करना है। फिर कॉस्ट ऑफ डेब्ट आता है, अगर आपके पास कर्जा ज़्यादा उस पर आ रहा है तो आप कम लोगे, कम उस पर आ रहा है तो ज़्यादा लोगे। टैक्स रेट, हाई टैक्स रेट मेक डेब्ट चीपर एज इंटरेस्ट पेड टू डेब्ट सिक्योरिटी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इनकम बिफोर कैलकुलेटिंग। फिर आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आप जो अनदर फैक्टर विच हेल्प इन डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओनर्स इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट अ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट अर्निंग पर शेयर। जो ओनर्स होते हैं भाई, वो जो आपकी कंपनी पैसा लगा रहे हैं तो वो भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एज फार एज डेब्ट इज इंक्रीजिंग अर्निंग पर शेयर, और डेब्ट से आपका EPS बढ़ता है, then we can include in capital structure, but when EPS start decreasing with inclusion of debt then we must depend upon equity share। फिर आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट जो बीच की दलाली होती है, रिस्क कंसीडरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी इंपॉर्टेंट है। इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर हैव टू बी डन विद सेबी गाइडलाइन एंड फॉर टेकिंग लोन। सेबी के गाइडलाइंस के मुताबिक होता है, तो कंपनी हैव टू फॉलो द रेगुलेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इफ सेबी गाइडलाइंस आर इजी देन कंपनी प्रेफर करती है इशू ऑफ सिक्योरिटी, और इजी नहीं है तो वो प्रेफर नहीं करती है। स्टॉक मार्केट कंडीशन, दो कंडीशन होती है मार्केट में, बूम कंडीशन और रिसेशन या डिप्रेशन कंडीशन। दीज कंडीशन इफेक्ट करती है कैपिटल स्ट्रक्चर को व्हेन कंपनी इज प्लानिंग टू रेज एडिशनल कैपिटल।
डिपेंडिंग ऑन मार्केट। डिप्रेशन के पीरियड में जो मार्केट बिजनेस होते हैं वो स्लो होते हैं और इन्वेस्टर्स होते हैं वो हेजिटेट करते हैं, कहीं पर वो खर्चा नहीं करना चाहते। एट दिस टाइम इट इज एडवाइजेबल टू इशू बोरोड फंड, उस समय वो ज़्यादा से ज़्यादा बोरोड फंड लें। और अगर बात करी जाए लास्ट में कैपिटल स्ट्रक्चर अदर कंपनी की, सम कंपनी फ्रेम देयर कैपिटल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल नॉर्म, मतलब कि जैसी अलग जो सारी इंडस्ट्रीज है मार्केट में वो जैसा पहनावा कर रखी है वैसे ही वो अपनी कंपनी को चलाना चाहते हैं। बट प्रॉपर केयर मस्ट बी टेकन एज ब्लाइंडली फॉलोइंग इंडस्ट्रियल नॉर्म्स में लीड टू फाइनेंशियल रिस्क। इफ फर्म कैन नॉट अफोर्ड हाई रिस्क तो वो डेप्ट पर नहीं जाए, इक्विटी पर ही टिकी रहे। फिर आता है आपका वर्किंग कैपिटल, फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल इन्वॉल्व एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल टू लॉन्ग टर्म एसेट और प्रोजेक्ट। फिक्स कैपिटल का मतलब है कि आप लंबे समय के लिए कहीं पर एसेट्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मैनेजिंग फिक्स कैपिटल इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आपने अभी पढ़ा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में जिसको हम कैपिटल बजटिंग भी कह रहे थे। द कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है वो इफेक्ट करता है कंपनी की ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी पर। द लॉन्ग टर्म एसेट ड्यूरिंग बेनिफिट ओवर ए पीरियड एंड इन्वेस्टमेंट दीस एसेट इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट। जो लॉन्ग टर्म एसेट हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट तो देते हैं लेकिन उनमें आपके पास पैसा भी ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन में क्या होता है कि हम लैंड परचेज कर रहे हैं या बिल्डिंग या प्लांट या मशीनरी या टेक्नोलॉजी चेंज कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट पर खर्चा कर रहे हैं या एडवर्टाइजमेंट खर्चा कर रहे हैं, तो इन सब के बारे में डिसीजन लेना हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है। कौन कौन से फैक्टर्स रिक्वायर्ड है? फैक्टर अफेक्ट करते हैं सबसे पहला नेचर ऑफ बिजनेस। द टाइप ऑफ बिजनेस कंपनी इज इन्वॉल्व इज द फर्स्ट फैक्टर विच हेल्प इन डिसाइडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आपकी जो कंपनी है उसका किस फैक्टर पे काम कर रही है, वो क्या काम करती है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो जरूरत पड़ेगी फिक्स कैपिटल की, और अगर कोई ट्रेडिंग कंपनी है तो उसे प्लांट एंड मशीनरी की कोई जरूरत नहीं है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, द कंपनी विच आर ऑपरेटिंग एट लार्ज स्केल, जो बड़े उस पर काम कर रही है तो उसको फिक्स कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायर है, लेकिन जो स्मॉल स्केल पे काम कर रही है उसको फिक्स कैपिटल की कम रिक्वायर है। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कंपनी जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पे काम कर रही है यानी लेबर का कम इस्तेमाल करती है, मशीन का ज़्यादा इस्तेमाल करती है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए, और जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे काम कर रही है उन्हें कम से कम फिक्स कैपिटल चाहिए। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, इंडस्ट्री इन विच टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज फास्ट नीड मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। ऐसी कंपनी जिनमें तकनीक में बदलाव बहुत जल्दी आता है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। ऐसी कंपनी जो पुरानी मशीन्स का इस्तेमाल कर रही है, नई तकनीक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, उन्हें कम फिक्स कैपिटल चाहिए। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, कंपनी विच आर एक्सपेंडिंग एंड हाई ग्रोथ प्लान रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल। कंपनी जो अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहती है, उनके ग्रोथ प्लान और ज़्यादा है तो उन्हें ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए एज कम्पेयर टू जिनके इसके अगेंस्ट में है। फिर आपका डाइवर्सिफिकेशन, कंपनी विच है प्लान टू डाइवर्सिफाई देयर एक्टिविटी बाय इंक्लूडिंग मोर रेंज ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल। कंपनी अपने प्रोडक्ट को और बढ़ाना चाह रही है, अपना बिजनेस और बढ़ाना चाह रही है तो उसको फिक्स कैपिटल की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी ऐसी कंपनी से जो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई नहीं करना चाह रही। Availability of finance and leasing facility, if company can arrange financial and leasing facility easily then they require less fixed capital। अगर कंपनी अपने पास पैसा इजीली अरेंज कर लेती है तो उसे ज़्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत नहीं है, और अरेंज करने में दिक्कत है तो उन्हें फाइनेंशियल की वो लीड पड़ेगी। फिर आता है आपका लेवल ऑफ कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर। इफ कंपनी आर प्रेफरिंग कोलैबोरेशन जॉइंट वेंचर देन कंपनी विल लीड लेस कैपिटल। अगर कंपनी प्रेफर करती है एक के साथ काम करना, यानी 2-3 लोग बिजनेसमैन आपस में मिलकर काम कर रहे हैं तो उन्हें फिक्स कैपिटल की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अगर कोई कंपनी इंडिपेंडेंट है, अकेले काम कर रही है तो उन्हें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो ये तो हमारा था फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब आपका पूछा गया है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि है तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ही लेकिन शॉर्ट टर्म पर। वर्किंग कैपिटल हमारा क्या है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सबसे पहला इसमें मीनिंग एंड टाइप है, वर्किंग कैपिटल हमारा रेफर्स करता है जहाँ पे करंट एसेट ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू करंट लायबिलिटी। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दिस रेफर टू द इन्वेस्टमेंट इन ऑल द करंट एसेट, जैसे कि कैश है, बिल्स रिसीवेबल है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, इन्वेंट्रीज है। जब आप इनमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो हमारा वो क्या है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ये करंट एसेट इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे एग्जांपल दे रखा है कैश इन हैंड, डेब्टर्स, मार्केटेबल सिक्योरिटी, फिनिश गुड्स, बीआर वगैरह। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स कितना ज़्यादा है करंट लायबिलिटी से। करंट एसेट अभी आपने ऊपर पढ़ा, करंट लायबिलिटी जो आपको 1 साल के अंदर पेड करनी है, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स। तो जब आप करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे फिर जो आएगा तो उसको हम कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। इसके जो फैक्टर्स ये रखे हैं, नेचर ऑफ बिजनेस,
द टाइप ऑफ बिजनेस फर्म इज इन्वॉल्व इज द नेक्स्ट कंसिडरेशन व्हाइल डिसाइडिंग द वर्किंग कैपिटल। कंपनी किस तरीके का बिजनेस कर रही है, अगर कंपनी ट्रेडिंग कंसेप्ट पे काम कर रही है, रिटेल शॉप पे काम कर रही है, तो उसे वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम है, क्योंकि लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल जो होगा उसका वो स्मॉल होगा। द होलसेलर एज कंपेयर टू रिटेल शॉप रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल एज दे हैव टू मेंटेन लार्ज स्टॉक, ठीक है ना। फिर आपका आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो काफ़ी लार्ज में है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंट्री चाहिए होगी, तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन, अगर आपका जो बिजनेस है वो उसमें फ्लक्चुएशन यानी घटाव बढ़ाव आते रहते हैं, तो आपको डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस तरीके का है। सीजनल फैक्टर, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज कांस्टेंट फ्रॉम द कंपनी विच आर सेलिंग गुड्स थ्रू आउट द सीजन। ऐसी कंपनी जो पूरे साल गुड्स ही बेचेंगी उनके लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो सीजनल गुड्स बनाती हैं, सर्दियों में सर्दी वाले, गर्मी में गर्मी वाले, तो उनके में डिमांड फ्लक्चुएट होती है। टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल, इफ अ कंपनी इज यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक तो उनको वर्किंग कैपिटल जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। लेबर इंटेंसिव टेक्निक यानी लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही है, और कंपनी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी मशीन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही है, तो उनको वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम पड़ेगी। क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अलाउड का मतलब क्या है? क्रेडिट पॉलिसी रेफर्स टू एवरेज पीरियड फॉर कलेक्शन ऑफ सेल प्रोसीड। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज क्रेडिट वार्नर क्लाइंट इंडस्ट्री नॉर्म, यानी कि जब कंपनी उधार सामान बेच रही है, अगर कंपनी उधार सामान बेच रही है तो उसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, अगर कंपनी उधार सामान कम बेच रही है तो उसे कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्रेडिट अवेल यानी कि उधार सामान कितना इजीली अवेलेबल है, अगर कंपनी को उधार सामान आसानी से मिल जाता है तो वो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखेगी, आसानी से नहीं मिलता तो वर्किंग कैपिटल वो कम रखेगी। बाकी सभी ये जो 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स है वो ज़्यादा आपके लिए खास नहीं है, और शायद से इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है प्यारा सा वो फिनिश हो चुका है वन शॉट में। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चा लोग।